Good afternoon, students. Welcome to the Directorate of School Education radio classes. This is your Afsha ma'am, your social science teacher, and today we will teach you third chapter of civics. Since you are in 7th standard, so your third chapter of civics is how the state governments work. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, अब आप लोग मुझे बताएं कि आपको याद है कि आपने लास्ट ईयर भी एक चैप्टर पढ़ा था जो गवर्नमेंट से रिलेटेड था? या दैट चैप्टर वाज लोकल गवर्नमेंट, द फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, जो आपने 6th क्लास में पढ़ा। अब जो आपने 6th क्लास में पढ़ा लोकल गवर्नमेंट का जो चैप्टर, उसमें क्या था कि आपने देखा कि कैसे लोकल गवर्नमेंट जब लोकल लेवल पे लोगों को प्रॉब्लम आती है या कोई उनको इशू होता है तो वो लोकल लेवल पे जो जब आप विलेज की बात करें तो वहाँ पर कौन पंचायत या जो सरपंच है वो हमारे जो इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। और अगर हम टाउन की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटीज़ और जो म्यूनिसिपल काउंसलर्स होते हैं वो हमारे इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं, राइट। और इसी तरह से हर गांव में हर म्यूनिसिपैलिटीज़ में क्या है, विलेजेस में पंचायत हैं और सरपंच जो उनका हेड है, उसी तरह से जो टाउन एरिया है वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, काउंसलर्स हैं म्यूनिसिपल। तो उसी तरह से जो अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, इसमें क्या है कि हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क्स, ठीक है। अब भाई स्टेट गवर्नमेंट हमें इसलिए अब हम पढ़ रहे हैं बिकॉज पहले हमने स्टार्ट किया ग्रास रूट लेवल से कि एक गांव में अगर सपोज प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली वो अपने सरपंच के पास जाएंगे, या एक डिस्ट्रिक्ट में है तो वो अपने काउंसलर के पास जाएंगे। बट इसी तरह से किसी भी स्टेट में या हमारी स्टेट में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन डिस्ट्रिक्ट्स के उन विलेजेस के बहुत सारे इश्यूज हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट का बंदा जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाके तो वो सॉल्व नहीं हो सकता ना, या एक गांव का बंदा जाके दूसरे गांव में या तीसरे गांव में अगर सोचे तो उस तरह से हर एक गांव या डिस्ट्रिक्ट में वो कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक कि उनके ऊपर एक अथॉरिटी नहीं होगी। और वो अथॉरिटी जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि सभी को कंट्रोल करेगी, ठीक। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, पहले हमने पढ़ा लोकल लेवल का 6 क्लास में, नाउ इस क्लास में आप स्टेट लेवल पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में 8 में यू विल स्टडी नेशनल गवर्नमेंट आल्सो, कि किस तरह से वो वर्क करती हैं, उनका क्या फंक्शन है, उनकी क्या रोल है, राइट। तो दिस इज आवर चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, राइट। अब उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही स्टेट गवर्नमेंट पढ़ने की, भाई ये भी तो एक सवाल है। अरे देखिए, हमारी स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट उनकी जो है प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट इश्यूज हैं। तो उन सब को एडमिनिस्टर करने के लिए, उन सब को जो कंट्रोल करने के लिए एक हायर अथॉरिटी की ज़रूरत है जो क्या करेगी, उनके इश्यूज़ को, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और गवर्नमेंट जो है वो काम करे। और ये सब चीज़ें जो हैं इसके लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ज़रूरी है। नाउ बिफोर वी गो अहेड, मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ, उससे हमें पता चलेगा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जब है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है। जैसे कि विलेज लेवल पे सरपंचेस की आ गई और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम काउंसलर्स की बात करते हैं, बट जब स्टेट लेवल पे हम बात करें गवर्नमेंट की तो उसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं और उसमें कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल है, क्या है, इसके लिए एक कहानी पढ़ते हैं, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। ये आपके बुक्स पे भी है। दो फ्रेंड्स होती हैं, वो आपस में बात कर रही होती हैं क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। आप लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कि यहाँ पर हमारे एरिया में वाटर शॉर्टेज हो रही है और बहुत सारे लोग जो हैं उस पानी की किल्लत की वजह से क्या है, बीमार पड़ रहे हैं, बिकॉज पानी कम है तो वो बीमार पड़ रहे हैं। फिर एक सहेली कह रही है कि हाँ भाई, अनक्लीन वाटर है, मतलब जो पीने का पानी क्लीन नहीं है, जो दरिया हैं, जो स्ट्रीम्स हैं वो सूख चुकी हैं, टैंक्स जो है वो भी उनमें इतना पानी नहीं है, और जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर विलेजर्स क्या कर रहे हैं, बहुत दूर दूर से जाके पानी ला रहे हैं। और पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो जो एक उनका जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है पतलपुरम का, एक जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहाँ से पानी जो है, वहाँ पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट में जो है 3 दिन में एक बार पानी आ रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो उसमें पेशेंट्स हैं और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको एक्यूट डायरिया हो गया है, राइट। अब उनमें से एक फ्रेंड बोलती है, हाँ मैंने टीवी में भी देखा कि 10 लोग जो हैं एक दिन में डायरिया से मर रहे हैं।
तो वो कहती इज़ दैट पॉसिबल, दूसरी फ्रेंड उसको कहती है कि कैसे, क्या कोई सच में डायरिया से मर सकता है इतना। तो वो कहती है हु नोस, बट ठीक है, आई जस्ट होप कि मुझे ये ना हो, राइट। अब उसके बाद क्या होता है, दिन को वो लोग साइकिल पे निकल जाती हैं बाजार की तरफ, और वहाँ पर एक फ्रेंड कहती है दूसरी को कि भाई मैं तो आज आइस ड्रिंक्स या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने वाली हूँ, बिकॉज मेरी मम्मा ने मुझे सुबह ही समझा दिया है कि इससे तुम्हारी हेल्थ जो है वो बिगड़ सकती है। अब वो ये बात करते हुए चल ही रही होती हैं, क्योंकि बिकॉज एपिडेमिक है, तो वो बात करके ये चल ही रही होती हैं कि भाई हम यहाँ से कुछ बाजार से नहीं लेंगी। तो आगे एक पुलिस वाली उनको रोक लेती है। तो वो बोलते हैं भाई ये रोड किसने ब्लॉक कर दी है। तो वो बोलते हैं पुलिस वाले उनको कि भाई ये यहाँ रोड ब्लॉक है और एमएलए साहब के रेजिडेंस के बाहर, जो एमएलए है, राइट, ये वर्ड आपके लिए नया आया है, एमएलए साहब का जो घर है इसके बाहर जो है घेराव हो गया। तो वो कहते हैं क्यों भाई, उन्होंने क्या किया। वो कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, इसीलिए लोग घेराव कर रहे हैं। तो वो हंसने शुरू हो जाती हैं जो पुलिस वाली है। तो फिर वो वहाँ पे थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उस पिक्चर में क्या है, एक बंदा है, एक लीडर टाइप है जिसने कैप पहनी है, और वो कह रहा है कि भाई इमीडिएट एक्शन इस जगह पे लिया जाए कि यहाँ पे जो पानी की जो शॉर्टेज है उसको कम किया जाए, और मतलब उसको, मतलब जो शॉर्टेज है उसको किसी तरह से कोप अप किया जाए, और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और जो सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए, और हमारे एमएलए साहब को ये सब करना होगा। अब ये कहती है दूसरी फ्रेंड एक पहली वाली फ्रेंड को, भाई आवाज़ कैसी है, ये कोई लीडर लगता है मुझे। तो वो कहती नहीं, मैंने उसको देखा है टीवी पे, ही इज़ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लगता है ये अपोजिशन का लीडर है। ठीक है, तो ये कहानी थी हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपने इसमें एक वर्ड देखा, एक वर्ड आपके कानों में जो आपने सुना, जो आपने अपनी बुक्स में भी आप देखेंगे कि वो क्या है, एमएलए। नाउ हु इज़ एमएलए। एमएलए क्या होता है, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव। एमएलए जो है उसको कौन इलेक्ट करता है, आपके एरिया के लोग, राइट। जो आपके पेरेंट्स हैं, अब तो हमारी जो स्टेट है वो एक यूनियन टेरिटरी रही है और हमारे यहाँ पर तो लेजिस्लेचर नहीं है, सो अभी आपको उतनी नॉलेज नहीं होगी, बट यू आस्क योर पेरेंट्स एट होम कि 5 years बैक जब जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए 2014 में, तो कैसे असेंबली इलेक्शंस हुए, और या आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि भाई एमएलए जो है वो कैसे आप लोगों ने चुने। तो एमएलए क्या होता है, किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पहले एमएलए की फुल फॉर्म देख लें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो ये वो लोग हैं जिनको लोग जो हैं वो इलेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा सरपंच जो होते हैं उनको भी लोग इलेक्ट करते हैं, बट एक लोकल लेवल पे। और जो एमएलएज हैं उनके लिए बट सिस्टमैटिक वोटिंग होती है, बैलेट बॉक्स होता है, लोग अपना वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। जब ये रिप्रेजेंटेटिव जब जीत जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बन जाते हैं, और इनको क्या कहते हैं, जो और गवर्नमेंट बनाते हैं, और इनको कहते हैं एमएलए। तो एमएलए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन लोगों को, उस आम लोगों को जिन्होंने उनको बनाया, किसके लिए, अपने इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि आपने इस कहानी में भी देखा सुना कि जो वो लीडर है वो क्या कह रहा है, हमारे एमएलए को हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, और लोगों ने घेराव किया क्योंकि भाई लोगों ने उसको वोट किया, उसको जिताया। अब हर स्टेट जो है इंडिया में उसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, और ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं कि ऐसे एरियाज जहाँ पर जो है जो नॉमिनेटेड होते हैं, या जो ऐसे एरियाज जो हमने सिलेक्ट किए हैं कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है इससे हमें वोट मिलेंगे, ये वाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इस पर्टिकुलर एरियाज पे उसमें बहुत सारी पंचायत, बहुत सारी म्यूनसिपैलिटीज़ आ जाती हैं, और वहाँ पे वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से लोग वोट करते हैं और अपने मेंबर्स जो एमएलएज होते हैं उनके लिए वोट करते हैं। अब डिफरेंट पार्टीज़ हैं, उनके डिफरेंट कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। अब जो उनमें से ज़्यादा वोट सिक्योर करेगा वो जीत जाएगा, वो बनेगा रूलिंग पार्टी। और जो हैं वो हार जाते हैं या कम वोट लेते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रनर अप जिसको आप कह सकते हैं, राइट, या फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन। अब
एक इन्होंने एग्जांपल दी है, उसमें एक जो जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट जो है उसकी एग्जांपल दी है कि उसमें 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मतलब 68 एरियाज हैं ऐसे जो असेंबली जो है असेंबली इलेक्शंस होते हैं जिनके लिए वो वोट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज दैट एरिया, राइट। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होता है, लोग अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो क्या बनेगा, एमएलए बनेगा, राइट। और जो डिफरेंट लोग हैं डिफरेंट पार्टीज से वो स्टैंड होते हैं, लेकिन जो वहाँ पे जीतता है वही वहाँ का एमएलए होता है। अब कैसे ये एमएलए मिनिस्टर्स बनते हैं या चीफ मिनिस्टर बनते हैं? भाई देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलए जो है जीते, राइट, और वो जो जीत कर क्या बनाते हैं, जितनी भी मतलब मोर देन द हाफ ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने हिमाचल प्रदेश में बताया, तो वहाँ पे 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, राइट। अब 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें एमएलए जीतेंगे, तो वो वहाँ क्या बन जाएगी, मेजॉरिटी। मतलब मेजॉरिटी का मतलब तो आपको पता है, जो ज़्यादा होंगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी फॉर्म करेगी वही रूलिंग पार्टी बनेगी, और जो उसके बाद जो बाकी मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स, राइट। कुछ एमएलए जो हैं वो जीतते हैं भाई, पर उनकी पार्टी नहीं जीती तो वो सिर्फ एमएलए ही वहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। बट जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, जब उनको पोर्टफोलियोज मिलते हैं वो मिनिस्टर्स भी बनते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसके हैं 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब कैंडिडेट्स जो हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के 2017 के इलेक्शन उन्होंने जीते और एमएलए बन गए। अब जैसे हमने आपको पहले बताया था 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वहाँ पर, तो एक पॉलिटिकल पार्टी को कितने चाहिए थे, 34 एमएलए से ज़्यादा, राइट, मोर देन हाफ ऑफ द एमएलए, ताकि वहाँ पर एक मेजॉरिटी जो है वो कर सकें प्रूफ अपनी, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो बीजेपी है उसने 44 वोट्स ले लिए, सॉरी 44 सीट्स ले ली। तो 44 का मतलब क्या है, मोर देन हाफ से ज़्यादा ले लिया इन्होंने। तो मेजॉरिटी वहाँ पे उन्होंने शो करी और वो बन गई रूलिंग पार्टी। उसी तरह से जो ऑपोजिशन में कौन आ गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने लिए 21 वोट्स, राइट। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो मेजर ऑपोजिशन पार्टी हुई, उनके बीजेपी के बाद उन्होंने उनके एमएलए जो हैं उन्होंने वहाँ पर 21 एमएलए थे तो वो ऑपोजिशन पार्टी बनी, और जो 44 एमएलए हैं वो बन गए रूलिंग पार्टी। और उसके अलावा जो छोटी मोटी और पार्टीज जो होती है उनके भी एक दो नॉमिनेशंस होते हैं, जो मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अगर जीते होंगे तो वो भी उसमें आए, बट वो अपोजिशन में। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो 44 है। जब इलेक्शंस होते हैं, जो एमएलए जो होते हैं रूलिंग पार्टी के, वो क्या बनते हैं, अपना लीडर चुनते हैं। उसी रूलिंग पार्टी, जो पार्टी जीती वहाँ उस रूलिंग पार्टी में से वो अपना एक लीडर चुनेंगे कंसेंसस से, और वो वहाँ पर क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर। जैसे कि श्री जयराम ठाकुर जो हैं वो लीडर, उनको चुना अपने ही वहाँ मेंबर्स ने, जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे और जो जो मेंबर्स थे वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जो है चुना गया और वही चीफ मिनिस्टर बने वहाँ पे, राइट। और जो उनको कौन बनाता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर कौन है, गवर्नर जिनको सेंटर अपॉइंट करता है हमारे यहाँ पे, जो यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जो लॉज हैं वो सही तरह से चल रहे हैं नहीं, हमारी असेंबली फंक्शन कर रही है असली तरह से या नहीं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिपार्टमेंट्स फॉलो कर रही हैं या नहीं, ये गवर्नर का काम है। तो गवर्नर किसको अपॉइंट करते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स को। जो उनका कंसेंसस है वो तो अपने मेंबर्स ही देंगे, लेकिन उनका जो अपॉइंटमेंट का एक फॉर्मल जो सिस्टम है वो गवर्नर करते हैं, राइट। अब जो चीफ मिनिस्टर्स और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनके पास उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को या मिनिस्ट्रीज को चलाते हैं, उनके डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं। एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, अब आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा टीवी पे संसद भवन दिखाते हैं, हमारा पार्लियामेंट दिखाते हैं। तो उसी तरह से हर स्टेट का एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जहाँ पर हमारे जो लॉज हैं वो बनते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी जगह है जहाँ पे एमएलए, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे अपोजिशन पार्टी के हों, वो सारी चीज़ों को, सारे मसलों को डिस्कस करते हैं। हैंस सब एमएलएज हैव ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ एमएलएज की ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो क्या, एक तो एज एन एमएलए अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दूसरा
दूसरा एज अ मिनिस्टर, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स हैं, तो ऑपोजिशन अगर कोई सवाल उठाएगी तो वो कैसे उसको डिफेंड करते हैं, राइट। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो एमएलए आपको समझ में आ गया क्या है? एमएलए है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे आदमी जिसको आपने अपने वोटों के द्वारा जिताया और वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके एरिया को, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। फिर वो वहाँ जाके जब रूलिंग पार्टी में वो मिनिस्टर बने या उनको कोई पोर्टफोलियो मिला, और उसके बाद उन्होंने कैसे अपनी कैसे वो आपके इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे आपके एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, का मतलब आपके एरिया की, राइट। अब हमने ये तो देखा कि भाई ये जो एमएलएज हैं ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में जाते हैं और वहाँ पर जाके अपने जो इश्यूज़ हैं लोगों के, उनको डिस्कस करते हैं और अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ जगह क्या होता है, एक एमएलए भी है और एक मिनिस्टर भी है, तो उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। एक तो एज एमएलए वो कैसे एड्रेस करेंगे अपने एरिया को, और दूसरा एज अ मिनिस्टर वो कैसे डिफेंड करते हैं अपनी पार्टी को, द पार्टी विच इज़ रनिंग द गवर्नमेंट, राइट। अब आगे आपको एक और कहानी सुनाते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, आफरीन, सुजाता, और उनके साथ बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं। वो जो स्कूल से चले गए, उनको जैसे स्कूल से ले गए कि हम आपको स्टेट कैपिटल जो है वहाँ तक वो पहुँचे, और वहाँ पर उनको टीचर्स ने कहा कि भाई आज हम आपको दिखाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार हमें भी स्कूल में जैसे टीचर्स जो हैं वो लेकर जाते हैं स्टूडेंट्स को, कोई मॉन्यूमेंट दिखा दिया या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग दिखा दी जो इम्पोर्टेंस की हो, किसी ना किसी इम्पोर्टेंस में उसकी हो, चाहे वो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस हो या रिलीजियस इम्पोर्टेंस हो। तो उसी तरह से आफरीन, सुजाता और जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके टीचर्स लेकर चले गए भाई लेजिस्लेटिव असेंबली दिखाने के लिए। लेजिस्लेटिव असेंबली एक बहुत ही इम्प्रेसिव बिल्डिंग है, जहाँ पर जो बच्चे थे वो इतने एक्साइटेड थे कि हम देखेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या क्या होती है, कैसे होती है। तो बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स के बाद वो लोग चले गए उस बिल्डिंग में, उनको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ा। और वहाँ जो गैलरी है वहाँ से उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा सा हॉल है नीचे। तो असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट जो वहाँ की करंट प्रॉब्लम थी, राइट। करंट प्रॉब्लम क्या थी आपको पता है ना, अभी आपने पीछे पढ़ा कि वहाँ पर वाटर शॉर्टेज है और भाई डायरिया हो रहा है, लोगों को सिकनेस है, लोग मर रहे हैं, और इतनी बेड की फैसिलिटी नहीं है। तो ये सब वहाँ का इशू था, राइट। तो अब एमएलएस जो है वो उन्होंने अपने अपने ओपिनियन रखने होते हैं वहाँ पर, वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो अपोजिशन के हैं, और जो जो रूलिंग पार्टी है वो उनको डिफेंड करने की कोशिश करती है, वो उनको आश्वासन देती है कि भाई क्या करना है क्या नहीं। ये तो आपने कई बार डिबेट्स में भी DD1 पे ऐसी डिबेट्स आती हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कैसी जो है असेंबली या फिर जो पार्लियामेंट है उसमें कैसे बहस होती है, कैसे लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ रूलिंग पार्टीज जो है आपस में डिस्कशंस करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, और क्या क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने वो सब डिस्कस करते हैं। और जो चीफ मिनिस्टर होता है जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो मेन जो कोर होता है उस पूरी गवर्नमेंट का, उनको ये डिसीजन लेना होता है कि वो कैसे नए नए चैनल्स जो हैं उनके थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सो हैंस वो गई वहाँ पर, ये सब लोग वो देख रहे हैं वहाँ पर कैसे बहस होती है। तो अब क्या है वहाँ पर जी, एमएलए जो हैं वो कैसे बैठते हैं, एक मतलब रूलिंग एमएलए बैठे हैं, ऑपोजिशन के एमएलएस बैठे हैं, फिर कैसे वो एमएलए भाई खड़े हुए पहले रूलिंग पार्टी के या ऑपोजिशन के हुए, वो हम देखेंगे। आप नेक्स्ट ये क्या है। तो एमएलए नंबर 1 जो है वो क्या कहते हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो है अखड़ गाँव, अखंडा गाँव जो है, वहाँ पर 3 हफ्ते से 15 डेथ्स हो गई हैं ड्यू टू डायरिया। और ये शेम है इस गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो एक सिचुएशन को संभाल नहीं पाई, और एक डायरिया जैसे सिंपल प्रॉब्लम जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये जो गवर्नमेंट और जो आजकल हम इतना बड़ा कहते हैं कि भाई हम लोग बड़े टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए, लेकिन इस प्रॉब्लम को हम एड्रेस नहीं कर पा रहे। तो इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया ये क्या होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन, राइट। ये होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन बिकॉज ही इज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। अब एमएलए नंबर 2 कहते हैं कि माई क्वेश्चन इज व्हाई द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज इन सच अ बैड सिचुएशन, कि वो वहाँ पर कोई डॉक्टर्स अपॉइंट नहीं है, कोई मेडिकल स्टाफ नहीं है डिस्ट्रिक्ट में जो कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके। तो ये एक एपिडेमिक है, इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। ये भी कौन है, एक
लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि भाई आप कर क्या रहे हो। एमएलए नंबर 3 जो है वो कहते हैं माई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है टोलपाती की, वो उसमें सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर है। ठीक है, औरतें जो है 3 से 4 किलोमीटर जाती हैं, फिर वो पानी इकट्ठा करती हैं, फिर टैंकर्स भरते हैं, फिर वो लाते हैं। और इसी तरह से वेल्स एंड पॉन्ड्स जो हैं वो बिल्कुल डिसइंफेक्टेड हो गए, मतलब हो गए हैं। उसमें हाउ मैनी, मतलब बहुत सारे जो वेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उसमें सिर्फ इन्फेक्शंस हैं। और बहुत सारे जो पानी वाले टैंकर्स हैं वो भी सप्लाई जो है वो पानी की नहीं दे पा रहे। तो आपने देखा हर एक जो एमएलए हैं वो अपने अपने एरिया की, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की प्रॉब्लम बता रहे हैं, राइट। अब एमएलए नंबर 4 जो है वो क्या कहते हैं, आई थिंक माई जो कलीग्स हैं वो एग्जेजरेट कर रहे हैं पूरी प्रॉब्लम को। गवर्नमेंट ने सारे नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं जिससे कि वाटर टैंकर्स जो हैं वो सप्लाई की है और एस पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है या जिस जिस एरिया में प्रॉब्लम है। अब एमएलए नंबर 5 जो है वो कहते हैं कि हमारा जो, ये आपने देखा एमएलए नंबर 4 क्या लग रही है हमें, रूलिंग पार्टी की। क्यों? बिकॉज ही इज़ डिफेंडिंग व्हाट ही हैज़ डन। तो उसके बाद एमएलए नंबर 5 कहते हैं हमारी पुअर फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल्स जो है उनके डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे कोई मेडिकल स्टाफ नहीं है, और बहुत सारी सालों से यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है, और दिस इज़ अ शेम ऑन गवर्नमेंट। कौन से और पैकेट्स जो हैं वो सभी को पहुँचे, आधों को तो नहीं पहुँच रही है, तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना है। ही इज़ ऑल्सो जो इनकी बातों से लग रही क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब एमएलए नंबर 6 कहते हैं कि अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, बिकॉज जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसने कोई टेंशन नहीं दी सैनिटेशन पे, लेकिन हम लोग तो बहुत सारी सैनिटेशन कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी ड्राइव हमने स्टार्ट की है। तो ये आप अपनी बुक्स पे भी देख सकते हैं, कैसे वहाँ पे उन्होंने एक पिक्टोरियल दिया है जिसमें कैसे मेंबर्स बैठे हैं और किस तरह से वो बात कर रहे हैं, राइट। तो ये सब वहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो जब जो मेंबर्स जो हैं वो डिबेट कर रहे थे कि कौन से एक्शंस अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं लिए, बिकॉज एमएलए जो है वो सब रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, वर्क फॉर द गवर्नमेंट। अब जब ये हुआ तो इन कॉमन अब कि गवर्नमेंट जो है उन सब, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एमएलएस की है कि उसको कितनी अच्छी तरह से वो चलाते हैं। नाउ व्हाट इज़ गवर्नमेंट, यहाँ से आपको पता चलेगा वो ग्रुप ऑफ पीपल हु आर जो विद अथॉरिटी, जिनके पास अथॉरिटी है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं एक स्टेट को या एक ऑफिस को या एक कंट्री को, और वो उनकी जो अथॉरिटी जो है वो है जो ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जो ये लोग हैं, ये हैं वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जिनके पास अथॉरिटी है कि वो कैसे सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट फिर कैसे हुई, जब देखो जी ये सब डिस्कस हुआ है वहाँ पे असेंबली में, तो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वहाँ के, उन्होंने क्या किया, टीवी चैनल्स के थ्रू और न्यूज़पेपर्स के थ्रू उन्होंने क्या किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो बहुत सारे मतलब डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, और रिपोर्टर्स जो हैं उनको भी हमने डेडिकेशन से काम किए करने के लिए कहा है। और फिर नेक्स्ट वीक क्या होता है, जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर्स, वो पाटलपुरम में गए वहाँ डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल्स को जो है विजिट किया, और जो फैमिलीज थी जो वर्स इसकी जो इफेक्टेड थी उनको उसका क्या मिला गया, कॉम्पनसेशन मिलेगी। और चीफ मिनिस्टर्स ने कहा कि भाई, जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे उस एरिया के, उन्होंने कहा कि हम आपकी सैनिटेशन और जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उस सब की हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम ये करेंगे। और उसके बाद उसने क्या किया भाई, चीफ मिनिस्टर ने जो इंस्ट्रक्शन दी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर को, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन सबको किसने इंस्ट्रक्शन दी है, चीफ मिनिस्टर ने, कि यहाँ पर वो इंश्योर करें कि सब चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर हों, और लोगों को कन्विंस किया कि हम आपकी इश्यूज को एड्रेस करेंगे, राइट। सो आपने देखा कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करती है, कैसे एक बंदा या एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास अथॉरिटी है वो किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड कि कौन से लॉज बनाने हैं जिससे स्टेट में सैनिटेशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, अर्बन एरिया में टॉयलेट्स हों, या जो भी वहाँ पे जो काम करने हैं बेहतरी के या डेवलपमेंट के, वो सब कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ये सब लोग, चीफ मिनिस्टर्स, एमएलएज, ये सब उस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वहाँ पे जो प्रॉब्लम है जो वाटर शॉर्टेज की, वो ख़त्म हो जाती है, वो मतलब कम होती है, और वो इंश्योर करते हैं कि सैनिटेशन भी होगी और सब कुछ होगा। ये सारी, जैसे यहाँ पर आपने देखा वैसे ही, इस जैसे आपने ये केस देखा वैसे ही क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो फंक्शन करती हैं, और एमएलए जो हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं, वहाँ वो क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटी जो है उनके पास मेन होती है, वो क्या करते हैं, अपने अपने एरियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, ये सारा
सिस्टम होता है। आपको एक दिमाग में एक इमेज बनी, क्या हुआ भाई, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है किसी गांव में, उन्होंने क्या किया, एमएलए के घर के पास मतलब वो उन्होंने धरना लगा दिया डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने। फिर वो चीज़ किस में डिस्कस हुई, लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन के बाद न्यूज़पेपर्स उन सब ने पब्लिश किया। फिर उसके बाद जो हेल्थ मिनिस्टर्स थे उनको देनी पड़ी एक कॉन्फ्रेंस, और फिर जो चीफ मिनिस्टर खुद गए गाँव में, और शहरों में जहाँ पर जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज़ थे उनको कॉम्पनसेशन मिला। फिर उन्हें डिपार्टमेंट्स को कैसे इंस्ट्रक्ट किया कि आपने इन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और इस तरह से ये सारा मैकेनिज्म चलता है। तो अब आपको समझ आया कि हमारे लिए क्यों एमएलएज और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या जो मिनिस्टर्स हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट ऑफ द एरिया ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो ये सब लोग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब एक छोटी सी बात आपको अपनी स्टेट की भी बता देते हैं, बिकॉज वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ स्टेट, वी वर अ स्टेट फ्यू ईयर्स बैक। सो 2019 से पहले हम भी एक स्टेट थे। तो स्टेट में कितनी, हमारी स्टेट में थी 87 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। और इसी तरह से जब भी कोई एपिडेमिक या जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो स्टेट की जो अथॉरिटी हैं वो इसको एड्रेस करती थी। लाइक यहाँ पर जब फ्लड्स आए तो उस टाइम भी फ्लड्स जब हुए 14-15 आई थिंक, तो उस टाइम भी जो है कैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने एक इफेक्टिवली रोल प्ले किया और किस तरह से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। या अब आप देख सकते हैं करंट सिचुएशन में जब कोविड फैल रहा है, इतना ज़्यादा कोविड है कि कंट्रीज़ जो हैं वो सरेंडर कर चुकी हैं, बट स्टिल जो गवर्नमेंट है इट इज़ मेकिंग एवरी एफर्ट टू मेक द सिटीजन्स मोर मतलब एक बहुत ही स्टेबल मैनर में उनको रखा जाए। जैसे कि आपने देखा अब जब कोरोना हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस हैं, या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसे हमारे लिए फैसिलिटीज़ जो है वो बताई उन्होंने। क्यों? क्योंकि देखो भाई, उन्होंने हमें कहा आपने मास्क लगाने हैं, आपने सैनिटाइज़र लगाने हैं, आपने जब जाना है तो वैक्सीन लगानी है। हैड द गवर्नमेंट नॉट बीन देयर तो क्या ये पॉसिबल होता? अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती तो हम एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब हमें एसओपीज़ मिले हैं, हम वो लोग फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है अपनी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना है, और इस तरह से हर चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। चाहे हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, अपोजिशन क्रिटिसाइज़ कर रही है, पीपल आर क्रिटिसाइजिंग कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बट स्टिल गवर्नमेंट हैज़ मेड इट्स एफर्ट। आपने देखा कितने से ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स मंगवाए गए, किस तरह से आज भी जो है वो वैक्सीनेशन और ये सब कुछ हो रहा है ताकि लोग जो है वो ना मरें, और लोग जो है वो हरास ना हो, लोग जो है वो पब्लिक इससे इफ़ेक्ट ना हो। जो लोगों ने, जिस पब्लिक ने उनको वोट किया, उनको जिताया, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस लेवल तक आके किसी भी एपिडेमिक से कैसे लड़े। ये हमने पढ़ लिया, अब आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। और अब जो इसके बाद आपने जो घर से काम करना है, जो आपको अपना होमवर्क करना है वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, और एमएलएज जो हैं हाउ दे रिप्रेजेंट दैट कॉन्स्टिट्यूंसी, एंड हु इज़ द पर्सन इलेक्ट, हाउ द पर्सन इज इलेक्टेड, राइट। ये अभी हमने जैसे डिस्कस किया था। दूसरा क्वेश्चन आप ये देखेंगे कि कैसे एमएलएज जो हैं आप अपने एरिया में अपनी मम्मा पापा को पूछ सकते हैं कि हमारे भाई अपने एरिया के एमएलएज कौन से थे, तो उन्हें क्या क्या काम किए, राइट। और वाई शुड डिसीजन टेक बाय चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स जो हैं वो डिबेट होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये तो अभी हमने पढ़ा था। ये भी आपने घर में करना है, ठीक है। और पाटलपुरम की प्रॉब्लम क्या थी, जो डिस्कशन है ये आप करेंगे, और आप फिर इसको डिस्कस करेंगे और हम आपसे रिव्यू लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ आ गया, और आई होप यू हैव गॉट इट, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।